Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to discuss the question answers of the chapter Ashoka the Emperor who gave up war। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं और एंड में स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो समझ सके कि उन्हें लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया है, एमसीक्यूज दिए हैं जिन्हें वो खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनकी लेसन की अंडरस्टैंडिंग कैसी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट विच टुक प्लेस मोर देन 2300 ईयर्स एगो। 2300 ईयर्स पहले एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हुई थी, उसको लिखिए। आपको उसको बताना है इवेंट को। ये इवेंट थी मौर्यन एम्पायर बिगेन मोर देन 2300 ईयर्स एगो। तो इसका आंसर क्या हुआ? मौर्यन एम्पायर। Question number 2, name the countries where Ashokan inscriptions have been found। उन कंट्रीज के नेम बताइए जहां पर अशोक के द्वारा लिखाए गए इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इनमें से हैं अफगानिस्तान, आज इसे अफगानिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस। नेम द इंडियन स्टेट्स which were outside the Mauryan Empire during the reign of Ashoka। रेन का मतलब होता है राज्यकाल। उन इंडियन स्टेट्स के नाम बताइए जो कि अशोका के राज्यकाल में मौर्यन अंपायर से, अंपायर का मतलब होता है साम्राज्य से बाहर थे, यानी कि उसमें शामिल नहीं थे। इनमें थे ए पार्ट ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु और चोला अंपायर। आज का जो तमिलनाडु है वहाँ ही चोला अंपायर था, यानी कि चोल राजाओं का साम्राज्य था। उसका कुछ हिस्सा इसमें शामिल नहीं था। चेरा एम्पायर और मॉडर्न केरला, जो आज केरला है, वो चेरा एम्पायर था। एम्पायर का मीनिंग आपको पता ही है, साम्राज्य। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। फाउंडेड का मतलब है नींव रखी थी। मौर्यन एम्पायर की नींव किसने रखी थी, एंड व्हेन, और कब रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रैंड फादर ऑफ अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अशोक के ग्रैंड फादर थे, फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। उन्होंने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी। ही डिड सो मोर देन 2300 ईयर्स एगो। उन्होंने ये नींव 2300 ईयर्स पहले रखी थी। हु सपोर्टेड चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त को किसने सपोर्ट किया था? चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन। चंद्रगुप्त को एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने सपोर्ट किया था, जिसका नाम था चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य भी कहते थे। हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है फेमस, इसको किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, जिनका भी जिक्र किया है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते थे, रोट अर्थशास्त्र। वॉट वर रिटेन डाउन इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है? मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज वर रिटेन डाउन इन अर्थशास्त्र। चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज इसमें लिखे हुए हैं, जिसे चाणक्य नीति भी कहते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड डायनेस्टी। डायनेस्टी वर्ड का मीनिंग बताइए। डायनेस्टी, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स। जब एक ही फैमिली के, यानी कि सेम फैमिली के मेंबर्स रूलर बनते चले जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, द फैमिली इज जनरली कॉल्ड ए डायनेस्टी। तो उस फैमिली को डायनेस्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी, पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर बिंबिसार हुए, फिर अशोका हुए थे। इस प्रकार से ये मौर्यन डायनेस्टी बन गई। और द गुप्ता डायनेस्टी। राइट द नेम्स ऑफ 3 रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी।
मौर्यन डायनेस्टी के 3 रूलर्स के नाम बताने हैं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोका। राइट द नेम ऑफ द मौर्यन कैपिटल। जो मौर्यन साम्राज्य की कैपिटल थी उसका नेम लिखना है। वो थी पाटलिपुत्र, जिसे आज बिहार कहते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द मौर्यन अम्पायर। मौर्यन अम्पायर की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उनके नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल टाउन था, तक्षशिला, और थर्ड था उज्जैन। हाउ इज एन एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम अदर किंगडम्स। अम्पायर यानी कि साम्राज्य किंगडम से कैसे अलग होता है। डिफरेंसेस बिटवीन एन एम्पायर एंड अदर किंगडम्स। अम्पायर और दूसरे राज्यों के बीच में क्या फ़र्क होता है। नंबर 1, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज। जो एम्परर होते हैं, अब एम्परर किसे कहते हैं, किंग ऑफ किंग्स, यानी कि जो राजाओं का भी राजा हो वो एम्परर कहलाता है। इसे हिंदी में सम्राट या बादशाह कहते हैं, उर्दू में बादशाह कहते हैं। तो उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है देन द किंग्स एज एम्पायर आर लार्जर, क्योंकि जो एम्पायर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। इंक्लूडिंग सेवरल किंगडम, उनमें कई सारी किंगडम शामिल होती हैं। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और उन्हें बड़ी बड़ी आर्मीज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने की ज़रूरत होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एम्परर्स ऑल्सो हैव टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। एम्परर्स को बहुत सारे ऑफिसर्स की भी जरूरत होती है। ए लार्ज नंबर का मतलब होता है बड़ी संख्या, जो कि टैक्स कलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था, इसको क्या बोलेंगे, मैगस्थनीज। राइट वन रीजन फॉर विच ही इज नोन इवन टुडे। एक रीजन दीजिए जिसकी वजह से उसे आज भी जाना जाता है। नोन का मतलब है फेमस, जिसकी वजह से वो आज भी फेमस है। मैगस्थनीज वॉज एन एम्बेसडर। मैगस्थनीज एक एम्बेसडर था। अब एम्बेसडर क्या होता है, जो दूसरे किसी कंट्री का मैसेंजर होता है। अब हमारी दिल्ली में बहुत सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं उसे एम्बेसी कहते हैं उनके ऑफिस को। तो मैगस्थनीज भी एक एम्बेसडर था। हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, जिसे कि चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। किसके द्वारा, बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के एक ग्रीक रूलर के द्वारा, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होना। उसका क्या कारण था। मैगस्थनीज रोट एन अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है वर्णन, विवरण, कुछ भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। मैगस्थनीज ने वर्णन लिखा अबाउट व्हाट ही सॉ। जो भी कुछ उसने इंडिया में देखा था वो सब लिखा उसने। ही डिस्क्रिप्शन गोट द फॉर्म ऑफ ए बुक। और जो उसका डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था, वो एक बुक की शक्ल में आ गया, जिस बुक का नाम है इंडिका। एंटाइटल्ड का मतलब होता है नेम्ड, जिसका टाइटल है इंडिका। नावेडेज, नावेडेज कहते हैं आजकल। दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये बुक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं है। राइट एन इम्पोर्टेंट इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। इम्पोर्टेंट घटना बताइए रिलेटेड विद द फॉलोइंग डेट्स। यहाँ कुछ डेट्स लिखी हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सी डेट किससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो सब इसमें जो डेट लिखी है, इसने लिखा फॉलोइंग डेट। डेट लिखी है मोर देन 2300 ईयर्स अगो, यानी कि 2300 ईयर्स पहले से ज़्यादा के पहले में कोई घटना हुई उसको बताइए। दिस डेट इज़ रिलेटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये डेट मौर्यन एम्पायर के शुरू होने से संबंधित है। वाई आर द फॉलोइंग डेट्स इम्पोर्टेंट। अब यहाँ कुछ डेट दी हैं, तो ये डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं। चलिए इनको तो हम आंसर के साथ ही देखते हैं। 327 से
26 BC तक। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहते हैं, इसने इंडिया पर आक्रमण किया था, अटैक किया था 323 BC। इस BC का मतलब आप समझते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट। जो आज हम 2022 पढ़ते हैं, ये AD कहलाता है, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो उनके जन्म से पहले के ईयर होते हैं उन्हें BC लिखा जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ये आप समझिए कि जब जीरो से अगर मान लीजिए शुरू हुए हैं, ये 0 साल है, और आज हम जहाँ रह रहे हैं ये 2022 हो गया, तो इससे पहले की जो काउंटिंग करते हैं ये कहलाती है BC और ये कहलाती है AD। तो यहाँ इसमें तो 0 से तो 1 2 यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन जब इधर से 1 2 3 शुरू होगा तो जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना वो पुराना ईयर होता चला जाएगा। अब चलिए खैर देखते हैं 323 BC में क्या हुआ था। उस BC में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। पास्ट अवे का मतलब है डेथ हो जाना। 321 BC में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य सेट अप द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी। एम्पायर का मतलब साम्राज्य। 305 BC में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। सेल्यूकस निकेटर, जिसने फिर अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजा था। 269 BC में क्या हुआ था? अशोका केम ऑन द थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। अशोक सिंहासन पर बैठे थे। 260 BC में क्या हुआ था? वार ऑफ कलिंगा टुक प्लेस। जो कलिंगा वार है वो हुआ था। कलिंगा जो आजकल का उड़ीसा है, कोस्टल उड़ीसा। 185 BC फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। 185 BC से मौर्यन साम्राज्य का पतन शुरू होने लगा था। विच इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन चाइना अबाउट 2400 ईयर्स एगो। 2400 ईयर्स पहले चाइना में कौन सी इम्पोर्टेंट घटना हुई थी? इवेंट का मतलब होता है घटना। एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल अबाउट 2400 ईयर्स एगो। 2400 ईयर्स पहले जो चाइना की ग्रेट वॉल है, जैसा आज भी देख सकते हैं, जो मून से भी दिखाई पड़ती है, उसका बनना शुरू हुआ था। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेंशन का मतलब होता है बताइए। एनी 3 बिग और प्रोमिनेंट सिटीज़ ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की 3 प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही फेमस सिटीज़ के नेम बताने हैं। वाई वर दिस सिटीज़ फेमस, और रीजन भी बताना है कि ये सिटीज़ फेमस क्यों थी। पाटलिपुत्र, द कैपिटल टाउन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब पाटलिपुत्र था, ये कैपिटल सिटी थी मौर्यन एम्पायर की, तो ये फेमस क्यों थी? इट वॉज द मेन सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी या वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन चलाते थे, उसका मेन सेंटर था पाटलिपुत्र। दूसरी थी तक्षशिला। तक्षशिला जो है नावे डेज इन मॉडर्न पाकिस्तान में है। वॉज ए गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट का गेट वे था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जाने का भी हिस्सा था। आप जानते हैं पाकिस्तान तो वेस्ट में ही है। उज्जैन, ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। उज्जैन आज मध्य प्रदेश में आता है, तो ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाने का रास्ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन ऑल द अबव मेंशन 3 सिटीज़। जो व्यापारी थे, ऑफिसर थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, वो इन तीनों सिटीज़ में रहा करते थे। राइट 3 मेन फीचर्स ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के लोगों के मेन फीचर्स क्या थे, कैसे रहते थे वो लोग, वो विशेषताएं बतानी है। द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वर, क्या क्या थे? नंबर 1, देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर। एम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ थी। जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन साम्राज्य था, उसमें बहुत सारे शहर थे।
Mainly emperor and his other family members along with important officials of the kingdom lived in capital. King यानी कि एम्परर और जो उसके फैमिली के मेंबर्स होते थे और जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर होते थे वो कैपिटल में रहते थे. मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन भी इस सिटी में ही रहा करते थे. इन अदर एरियाज अदर देन सिटीज, जो शहरों को छोड़कर और दूसरी जगह थी, देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. वहाँ पर किसानों के और जो चरवाहा होते हैं, जो जानवरों को चराने ले जाते हैं, उनके गांव थे. इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया है, बीच का इंडिया है, उन कुछ एरियाज में देयर वर फॉरेस्ट, वहाँ फॉरेस्ट थे. वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जहाँ लोग फॉरेस्ट में पैदा होने वाली चीज़ों को इकट्ठा करते थे. एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और फूड के लिए एनिमल्स की हंटिंग करते थे. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे. दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, फूड भी अलग अलग तरीके का ईट करते थे. वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और साथ ही एज वेल का मतलब था साथ ही अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, क्योंकि एम्पायर ही इतना बड़ा था. आज भी आप देखते हैं पंजाब के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, और अगर आप राजस्थान में जाते हो घाघरा पहनते हैं. तो इस तरह से तब भी अलग अलग तरह के क्लोथ्स, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. बिसाइड, इसके अलावा देर वर द फॉरेस्ट रीजन, फॉरेस्ट रीजन भी थे. रीजन का मतलब होता है एरिया. पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, इन एरिया में रहने वाले लोग वर प्रोबेबली मोर और लेस इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल स्वतंत्र थे ज़्यादातर. बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन अम्पायर. लेकिन वो लोग एलिफेंट देते थे राजा के लिए, टिम्बर इमारती लकड़ी जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होती है, हनी और वैक्स यानी कि मोम, ये देते थे जो मौर्यन अम्पायर के ऑफिसर आते थे टैक्स इकट्ठा करने के लिए. टैक्स के रूप में ये चीज़ें देते थे. डिस्कस द रूलिंग सिस्टम ऑफ द मौर्यन अम्पायर. मौर्यन अम्पायर का रूलिंग सिस्टम कैसा था. मेंशन मेन फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, या उनका जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके मेन फीचर्स बताइए. एक ही सेम बात कहिए दोनों में. द रूलिंग सिस्टम और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज, एज द मौर्यन एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, मौर्यन एम्पायर बहुत ही लार्ज था. इट्स डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से रूल होते थे. द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर. जो पाटलिपुत्र यानी कि जो कैपिटल सिटी थी, उसके चारों तरफ का हिस्सा था, वो तो एम्परर के कंट्रोल में था. दिस मैन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस. ऑफिशियल्स को वो अपॉइंटमेंट करते थे काहे के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए. किससे टैक्स इकट्ठा करते थे? फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से. हर्डर्स कौन थे? चरवाहे. ट्रेडर्स, व्यापारियों से, विलेजेस में और टाउन्स में. मौर्यन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज, और जो मौर्यन गवर्नमेंट के ऑफिसर थे वो पनिशमेंट भी देते थे. किसको? हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर, जो राजा के ऑर्डर को डिसओबे करते थे. सम ऑफ द मौर्यन ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, कुछ ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती थी. मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर से उधर, उधर से इधर. मैसेंजर जाते थे. एंड स्पाइज, स्पाइज कहते हैं जो जासूसी करती हैं. कैप्टिव वॉच ऑन द ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स पे निगरानी रखते थे, जासूस लोग. द मौर्यन एम्परर सुपरवाइज ऑल ऑफिशियल्स, और जो मौर्यन एम्परर था वो खुद सारे ऑफिसर्स को सुपरवाइज करते थे. स्पीसीज, एम्बेसडर्स एक्सेट्रा. स्पाई, जो स्पाइज होते थे और एम्बेसडर होते थे, प्रोबेबली विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली की मेंबर्स की हेल्प से और सीनियर मिनिस्टर की हेल्प से. राइट 3 और 4 सेंटेंसेज अबाउट प्रोविंसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन अम्पायर. मौर्यन अम्पायर के शासन के बारे में और वहाँ के प्रोविंस के बारे में 3-4 सेंटेंस लिखिए. देयर वर सेवरल प्रोविंसेस इन द मौर्यन अम्पायर. एक तो बहुत सारे
प्रोविंसेस थे मौर्यन एम्पायर में. ईच प्रोविंस वर रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन. हर प्रोविंस को एक कैपिटल प्रोविंस से रूल किया जाता था, जैसे कि तक्षशिला या फिर उज्जैन. ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र जहाँ पे एम्परर रहते थे उसका भी कंट्रोल होता था. एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट टू प्रोविंसेस एज गवर्नर्स. और जो रॉयल यानी कि राजकुमार होते थे उनको गवर्नर के रूप में भेजा जाता था. इन प्रोविंसेस लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड. और प्रोविंसेस में जो लोकल रीति रिवाज होते थे, रूल्स होते थे, उनको फॉलो करते थे. वाई वॉज कंट्रोल ऑफ रोड्स एंड रिवर्स कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द मौर्यन एज. मौर्यन एज में रोड्स और रिवर्स के ऊपर कंट्रोल इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता था? द मौर्यास ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स. दीज वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट थी. एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स. इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि टैक्स के रूप में जो भी कोई चीज़ें दी जा रही हैं उन्हें कलेक्ट करें, या ट्रिब्यूट के रूप में भेंट जो देते हैं उसके रूप में. फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र, द फेमस लिटरेरी वर्क ऑफ कौटिल्य और चाणक्य, जो चाणक्य की लिखी हुई बुक है, टेल्स, ये बताती है दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वो ब्लैंकेट के लिए इम्पोर्टेंट था. साउथ इंडिया गोल्ड के लिए और जो कीमती हीरे जवाहर होते हैं उनके लिए. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिब्यूट किसे कहते हैं. अनलाइक टैक्सेस, ये टैक्स की तरह नहीं था. विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, जिन्हें रेगुलरली कलेक्ट करते थे. ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड वेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव ए वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली. कि उसे वो तब दिया जाता था जब लोग अपनी मर्जी से कोई चीज़ राजा को देना चाहते थे. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये क्या थी? द मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. आजकल की जितनी भी स्क्रिप्ट हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बनी हैं, उससे निकली हैं. हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन था? हाउ डिड ही ट्राई टू टीच हिज मैसेज टू द पीपल. उसने लोगों को अपना मैसेज पढ़ाने की कोशिश कैसे की? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका. अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर था हु ट्राई टू टीच हिज मैसेज टू द पीपल, जिसने अपने मैसेज को पढ़ाने की सिखाने की कोशिश करी. कैसे? थ्रू इंस्क्रिप्शंस. द मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृत. और जो अशोका के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है, जो पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ें, बातें हैं, वो प्राकृत भाषा में लिखी हैं. अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट मेगास्थनीज हैड रिटन अबाउट द मौर्यन एम्पायर एंड अबाउट द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर. मेगास्थनीज ने एम्परर के बारे में और मौर्यन कैपिटल सिटी के बारे में क्या लिखा वो बताइए. Here is the part of Megasthenes' description about the Mauryan Empire and the capital city. पहले हम emperor के बारे में पढ़ेंगे. The occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. Procession कहते हैं जुलूस. जब विशेष मौके पर एम्परर पब्लिक में जाते थे तो बहुत बड़ा जुलूस निकलता था. ही इज कैरिड इन ए गोल्डन पालकी. उसे सोने की पालकी में लेके जाते थे. किसको? बादशाह को, एम्परर को. एम्परर गार्ड्स रोड एलिफेंट्स. एम्परर के जो गार्ड होते थे वो एलिफेंट पे बैठकर चलते थे, जो कि गोल्ड और सिल्वर से सजे हुए होते थे. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच. कुछ गार्ड तो ट्री लेके चलते थे जिन पे जो जीवित बर्ड्स हैं वो होती थी, इंक्लूडिंग ए फ्लोक ऑफ ट्रेन पैरट्स. और उन पे ट्रेनिंग दिए हुए पैरट का झुंड होता था, सर्कल्ड अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, जो एम्परर के सिर के ऊपर चक्कर काटता रहता था. द किंग और द एम्परर वॉज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन. किंग के चारों तरफ जो हथियार लिए हुए वुमेन होती थी उनका घेरा होता था. ही वॉज अफ्रेड, उसे डर रहता था दैट समवन माइट ट्राई टू किल हिम, कि कहीं उसे कोई मारने की कोशिश ना करे. द एम्परर हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही एट. एम्परर के स्पेशल सर्वेंट थे जो कि उसके खाने से पहले फूड को टेस्ट करते थे.
ही नेवर स्लेप्ट इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights, और सेम बेडरूम में वो 2 रात से ज़्यादा सोता ही नहीं था। अब है कैपिटल सिटी के बारे में। द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी कैपिटल सिटी, जिसे आज पटना कहते हैं। इट वॉज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल सिटी थी। इट वॉज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल, बहुत बड़ी दीवार से घिरी हुई थी ये। इट हैड 570 टावर्स, इसमें 570 तो टावर थे और 64 गेट थे उसके। द हाउसेज ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ 2 और 3 स्टोरी, सारे घर ज़्यादातर वहाँ पे 2 या 3 मंजिलों वाले थे। वर बिल्ट फ्रॉम वुड, लकड़ी के बने थे और मड की ब्रिक्स के बने हुए थे। द एम्परर्स पैलेस, पैलेस का मतलब महल, वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ था, एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, और स्टोन की खुदाई से सजा हुआ था। इट वॉज सराउंडेड विद गार्डन्स, चारों तरफ बाग बगीचों से घिरा हुआ था। एंड एंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और बर्ड्स को रखने के लिए एंक्लोजर थे, यानी कि जगह बनी हुई थी। डिस्कस अशोकाज वॉर इन कलिंगा, कलिंगा का वार बहुत ही फेमस था, तो इसको डिस्कस करना है यहाँ पर। इसके मेन फीचर्स हमें डिस्कस करने हैं। अशोकाज वार इन कलिंगा, कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। पहले तो ये जान लीजिए, जो कोस्टल उड़ीसा है यानी कि समुद्र की साइड वाला उड़ीसा, वो पहले कलिंगा नाम था उसका। अशोका फोर्ट ए वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, कलिंगा को जीतने के लिए अशोका ने वॉर किया, युद्ध किया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, 1.5 लाख लोगों को पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया। मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से ज़्यादा तो मारे गए थे। ही कॉन्कर्ड कलिंगा आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद उसने कॉन्कर्ड का मतलब जीत लेना, कलिंगा को जीत लिया। इन दिस वे ही बिकेम द एम्परर ऑफ ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया, और इस प्रकार से अशोका पूरे इंडिया का एम्परर बन गया था। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट कहते हैं प्रभाव। अशोका के वार का कलिंगा पे प्रभाव क्या हुआ। अशोका वॉज वेरी होरीफाइड, होरीफाइड का मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। वैन ही सॉ द रिजल्ट ऑफ वायलेंस एंड ब्लड शेड, वायलेंस मार धाड़, ब्लड शेड खून का बहा जाना, जब उसने इसका परिणाम देखा वो बहुत डर गया था। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, तो डिसाइड किया कि अब आगे कोई वो वॉर लड़ेगा ही नहीं। अशोका वॉज वेरी सैड, वो बहुत सैड हो गया। एंड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और उसने डिसाइड किया कि वो धम्म का पालन करेगा। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और दूसरों को भी धम्म के बारे में सिखाएगा। धम्म का मतलब है धर्म। ही बिलीव्ड आफ्टर दिस विक्ट्री इन वार, इस वार में विक्ट्री कहते जीत, जीत के बाद उसे विश्वास हो गया दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा, कि धर्म से लोगों को जीतना वाज मच बेटर, ज़्यादा बेहतर है, देन कॉन्करिंग दैम थ्रू फोर्स, ताकत से जीतने के बजाय। ही इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज, उसने अपना मैसेज खुदवाया पत्थरों पर, और पीस, शांति का, एंड लव फॉर द फ्यूचर, कि आने वाले समय में लोग ये समझें कि शांति से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। सो दैट हिज सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर हिम शुड नॉट थिंक अबाउट वार, ताकि उसका बेटा और उसका पोता वार के बारे में सोचे ही ना। इंस्टीड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, बल्कि वो सोचे कि धर्म कैसे फैलाएं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है धर्म के बारे में। व्हाट वाज अशोका धम्म, व्हाट डिड ही डू इन दिस फील्ड, क्या था उसका धर्म। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर संस्कृत टर्म धर्म, जो संस्कृत का वर्ड है धर्म, उसका ये प्राकृत रूप है धम्मा। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड, अशोका के धम्म में भगवान की पूजा शामिल नहीं थी, और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, ना ही बलि दिए जाने का कोई प्रोविधान था। अशोका फेल्ट दैट लाइक ए फादर, अशोका ने फील किया कि फादर की तरह से ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है प्रजा, लोग, कि वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें बातें, अच्छी बातें सिखाना उसकी ड्यूटी है। ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत इंस्पायर हुआ, प्रभावित हुआ। देर वर न्यूमरस प्रॉब्लम, न्यूमरस का मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, दैट ट्रबल्ड एम्परर अशोका, जिनसे एम्परर अशोक परेशान थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, पहली समस्या क्या थी, लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, एंड रिलीजन का मतलब धर्म होता है। एंड दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे लड़ाई होती थी। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस,
जानवरों की बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। नौकरों से और गुलामों से गलत व्यवहार होता था। यहाँ इल का मतलब बीमार नहीं है, इल ट्रीट का मतलब होता है गलत व्यवहार करना। बिसाइड्स इसके अलावा देयर वर क्वारल्स, झगड़े तो होते थे कहाँ, फैमिलीज में, एंड अमंगस नेबर्स, पड़ोसियों में भी होते थे। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोका ने फील किया कि इन प्रॉब्लम को सोल्व करना उसकी ड्यूटी है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, इसलिए उसने ऑफिसर अपॉइंट किए, नोन एज द धम्मा महामट्टा, जिन्हें धम्मा महामट्टा कहा जाता था, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और धम के बारे में सिखाते थे लोगों को। बिसाइड्स अशोका गोट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, अशोका ने अपने मैसेज चट्टानों पर, पिलर्स पर लिखवाए। इंस्ट्रक्टिंग इज ऑफिशियल टू रीड द मैसेज टू दोज, और अपने ऑफिसर्स को ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि उन लोगों को मैसेज पढ़ के सुनाएं हु कुड नॉट रीड इट दमसेल्फ, जो उन्हें खुद नहीं पढ़ सकते।